हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज है 8 और 9 जनवरी। 8-9 जनवरी की आज हम डेली करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट। आज के यहाँ पे हमारी करंट अफेयर्स होंगी, 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे, बट वो उस तरीके से बात करेंगे फुल डिटेल्स के साथ। याद रखिएगा, फुल डिटेल्स के साथ बात करेंगे, मतलब कि एक्सप्लेन के साथ बात करेंगे। आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हो तो आप लोग को ये चीज बताने की डेली आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी नए इस चैनल पर आते हैं उनको ये चीज पता होनी चाहिए। आप लोग पता होगा कि हमारा एक ऐप आ रहा है, एंड्रॉइड ऐप, नट लर्निंग ऐप नाम से। इसको सपनों की हकीकत में बदलने का सफर होगा, क्योंकि आज के समय में डिजिटल पूरा स्टडी हो रहा है, तो इसलिए हमने भी अपने आप की आवश्यकता के अनुसार देखते हुए यहाँ पे एक ऐप को डेवलप करवाया है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मिलेगी, एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आप सभी लोग समझते हो कि एग्जाम देने से पहले और अपने आप को जांचना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ऐप बहुत जल्द आने वाला है, इस सप्ताह आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आज की जो हमारी पहली करंट अफेयर्स है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए। आज की जो हमारी पहली करंट अफेयर्स है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय रखिएगा। तो अल्वारो मेडागास्कर के मोरम्बो में आया है। कहां पे आया? मेडागास्कर के जो मोरम्बो है वहां पर आया है। तो आप देख सकते हो ये अफ्रीका की स्थिति है, इसकी ये अफ्रीका की स्थिति है, और ये मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर में ये आया हुआ है। क्या नाम है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है मोरम्बो। अब इसके हम डिटेल से बात करेंगे, की फैक्ट की बात करेंगे, प्रमुख बिंदु की बात करेंगे जो इंपोर्टेंट है। अगर आप देखें तो 2024 का यह पहला चक्रवात है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय। अल्वारो मेडागास्कर में मोरम्बो के पास आया हुआ है। मोरम्बो प्रांत जैसे क्षेत्रों में बारिश होने पर मुख्य कठिनाई वर्षा जल को समुद्र की ओर ले जाना है। इस चक्रवात के कारण 16,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा के कारण 8400 लोग विस्थापित हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित हुए हैं, याद रखिएगा, 16,000 लोग और 8400, मतलब कि 8,400 लोग विस्थापित होने की संभावना जताई जा रही है। उष्णकटिबंधीय तूफान चेंसो ने 19 जनवरी 2023 को मेडागास्कर में उत्तर पूर्वी तट पर दस्तक दी थी। याद रखिएगा, ये 2019 की बात कर रहा है। अच्छा, आप लोग पता होगा कि साइक्लोन जितनी भी आई हैं, चाहे वो अरब सागर हो, बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो, पूरी चक्रवातों पर 2022 से लेके 2023 तक जितने भी चक्रवात आए हैं दिसंबर तक, पूरी पैसिफिक वीडियो बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार जरूर उसको देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरे चक्रवात की एक डिटेल है, किसने नामकरण दिया हुआ है, किस कहां पर आया हुआ है, कौन सा देश प्रभावित हुआ है, पूरी डिटेल से वीडियो है, जरूर देख लीजिए। तो चैंसो ने मेडागास्कर के 19 जनवरी 2023 को उत्तर पूर्वी, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में दस्तक दी थी। चक्रवात फ्रेडी ने 21 फरवरी 2023 को मेडागास्कर के दक्षिण पूर्वी तट पर, मतलब कि साउथ ईस्ट पर टकराया था या दस्तक दी थी। तो इसके बारे में बात की है। साथ ही अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में मौजूद प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली इस क्षेत्र में जानमाल की हानि और आर्थिक कठिनाई को रोकने के लिए अपर्याप्त है। बात किया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका जो क्षेत्र है उसकी प्रारंभिक जो चेतावनी की प्रणाली है वह इस क्षेत्र में हानि और आर्थिक कठिनाई को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त में दिख रही है। अमेरिकी महाद्वीप में चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है, ये भी याद रखना है। कहाँ पे? अमेरिका में। जो अमेरिका महाद्वीप है वहां पे, कॉन्टिनेंट है, वहां पे क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं चक्रवात, टाइफून, हरिकेन अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में हरिकेन कहा जाता है। वहीं अगर बात जाए फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है। देखो वही बात आ गई है कि जापान सागर में आता है, दक्षिण चीन सागर में आता है, फिलीपींस सागर में आता है, तो क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। तो इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं अगर हिंद महासागर की बात की जाए तो चक्रवात ही कहते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की बात किया, चक्रवातों को यहाँ पे हम विली विली कहते हैं। तो हर एक प्रदेश में, क्षेत्र में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। थोड़ा सा इसको याद रख के चलना है, लेकिन सभी क्या है? सभी यह चक्रवात ही हैं। हिंद महासागर में चक्रवात, अमेरिका में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान और फिलीपींस में टाइफून के नाम से इसको
जाना जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक भी कीजिए, साथ ही आप हमारी सोशल साइट्स की लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को शॉर्ट्स नोट्स याद रखिएगा, शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में और जो भी अपडेट रहते हैं वो आपको वहां पे उपलब्ध होते रहते हैं। यूट्यूब पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए ही हैं, मुझे उम्मीद नहीं किया तो कर लेंगे, वरना अदरवाइज टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने से दोस्तों आपको अपडेट और शॉर्ट नोट्स उपलब्ध होते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आप हमारी बाकी की सभी सोशल साइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है, भारत के सबसे बुजुर्ग, याद रखिएगा सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू को भोपाल चिड़ियाघर में निधन हो गया। कहां पे? भोपाल। याद रखो, एमपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि चिड़ियाघर में, तो भोपाल में चिड़ियाघर में बबलू का निधन हो गया है। बबलू बोले तो ये सबसे बुजुर्ग भारत के स्लॉथ भालू जी है, मतलब कि भालू है और इनका निधन हो गया। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भोपाल के कौन से वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखिएगा कौन सा है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 36 वर्ष के नर स्लॉथ भालू जिनका नाम बबलू था, बहुत सारे अंग विफलता के कारण इनकी मृत्यु हो चुकी है। भारत में बबलू कैप्टिव बंदी में रखा गया सबसे उम्रदराज भालू था। वर्ष 2006 में 19 साल की उम्र में बबलू को राजस्थान में एक मदारी सड़क पर प्रदर्शन करने वाले से बचाया गया और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। जंगल में भालू का औसत जीवन काल 25 से 30 वर्ष होता है, लेकिन बबलू जी कितने साल रहे? 36 साल रहे, और 36 साल के बाद इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, अब गुलाबो नाम का एक और भालू है जो कि भारत में कैप्टिव बंदी में रखा गया है, जो सबसे उम्रदराज भालू बन गया है, क्योंकि अभी बबलू मर गए हैं, बबलू का निधन हो गया है। तो बबलू का निधन के बाद अब गुलाबो नाम का एक और भालू है जिनको बंदी कैप्टिव में रखा गया है, और अब यह सबसे उम्रदराज के भालू में गिनती इनकी की जा रही है। नेक्स्ट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है। वर्ष 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसको? वन विहार को। याद रखिएगा, वन विहार में दो श्रेणियों में जानवर है, एक कैप्टिव जो कि बंदी स्थिति में रहते हैं और एक शाकाहारी स्थिति में रहते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा जानने से क्या होता है, एग्जाम में आए तो आपका माइंड एकदम बना रहता है। और चित्र क्यों मैं लाता हूं उसकी भी पीछे वजह होती है। चित्र से क्या होता है, दिमाग में एकदम फीड हो जाता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रघुराम अय्यर को, याद रखिएगा रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो किसका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रघुराम अय्यर जी का चित्र आप देख सकते हो। इनको अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई है। कौन से अधिकारी? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं प्रमुख बिंदु के तहत। रघुराम अय्यर भारतीय ओलंपिक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के अधिकारी बने हुए हैं, और वह मतदान के अधिकार के बिना कार्यकारी परिषद का पदेन सदस्य होंगे। वह कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, बल्कि एक वेतनभोगी अधिकारी है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पैनल द्वारा तैयार किए गए नए नियम के अनुसार आईएओ को एक सीईओ नियुक्त करना होगा, जो पूर्ववर्ती महासचिव के कार्यों को करेगा। भारतीय ओलंपिक संघ भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक शासी सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। यह ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों को चयन करता है और उनके लिए जिम्मेदार भी ठहरता है। तो ये भारतीय ओलंपिक संघ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक आंदोलन के लिए और राष्ट्रमंडल के खेलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत जाना भी जाता है। नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। भारत के द्वारा और सऊदी अरब के द्वारा जो साम्राज्य के ऐसे के बीच एक द्विपक्षीय, याद रखिएगा दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। क्या हुआ है? हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस पर किए गए? हज समझौते पर 2024 पर। जो हज का समझौता होता है उस पर भारत और सऊदी अरब के द्वारा किए गए। आप लोग जानते हो कि मक्का मदीना में हमारे जो मुस्लिम भाई होते हैं वहां पे हज करने जाते हैं, तो उसी को मद्देनजर देखते हुए भारत और सऊदी अरब ने एक समझौता किया हुआ है। क्या समझौते में बातें की गई, अब हम ट्रिकी फैक्ट के माध्यम से जान लेते हैं। दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए और तीर्थ यात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन सा समझौता है? यह समझौता जद्दा में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबानी ईरानी और सऊदी अरब के हज और उम्रा मामलों के मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के बीच
समझौता हुआ है। 7 और 8 जनवरी को स्मृति ईरानी 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब में थी और उसी दौरान हज 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 हज यात्रियों को कोटा फाइनल कर दिया गया है। इनमें से 1,40,020 सीटें भारतीय हज समिति के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए आरक्षित हैं, रिजर्व कर दी गई हैं, जिसमें से 2024 में पहली बार हज करने वाले तीर्थयात्रियों को इसमें लाभ प्रदान करने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से स्मृति ईरानी और सऊदी अरब के द्वारा यहाँ पे समझौता किया गया है। हज समूह संचालकों के माध्यम से 35,005 तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। यह समझौता समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है, जिसमें पुरुष अभिभावक महरम के बिना हज में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। बात की गई है कि इसमें बिना पुरुष के भी यहाँ पे महिलाएं हज के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगी, इस बात पर भी चर्चा की गई, क्योंकि समावेशिता के प्रति भारत की जो प्रतिबद्धता है उसको उजागर करने की यहाँ बात की जा रही है। भारतीय मुस्लिम तीर्थयात्रियों के लिए निर्बाध तीर्थ यात्रा अनुभवों की एक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही दोनों देशों के बीच समावेशिता और पारस्परिक सम्मान को भी बढ़ावा देता है। 8 जनवरी को सुश्रुति ईरानी ने जेद्दा में तीसरे हज और उम्रा सम्मेलन के दौरान उद्घाटन का समारोह किया है। तो पूरी डिटेल से 2 पन्नों में बात बताने का क्या मोटिव रहता है, क्योंकि आपको हर चीज एक चीज पता चलती रहे। आज की हमारी टॉप करंट अफेयर्स जिसके बारे में बात करना अति आवश्यक है, क्या है? बांग्लादेश में, याद रखिएगा, बांग्लादेश में अवामी लीग ने 5वीं बार, कौन सी बार? 5th बार, 5वीं बार क्या कर लिया है? संसदीय चुनाव जीता हुआ है, चुनाव जीत लिया है। आप इनको बहुत अच्छे जानते होंगे। इनके संबंध भारत के और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण दिशा में अग्रसर है। जानते हैं कौन है ये? तो आवामी लीग बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी है। इसने राष्ट्रीय चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। आवामी लीग ने 165 सीटें जीती हैं और जातीय पार्टी की 9 उम्मीदवारें जीत चुकी हैं। 49 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते गए हैं। आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना लगातार 4थी बार सरकार बनाएंगी। 300 में से 299 निर्वाचन क्षेत्रों में से 7 जनवरी को मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार संसदीय चुनाव में कुल मतदान लगभग 40% होने का अनुमान जताया जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मतलब कि बीएनपी, याद रखिएगा, बीएनपी और उसके सहयोगियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। तो ये पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुई हैं और इनके संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पता भी होगा और जानते भी होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आज की हमारी 6वीं करंट अफेयर्स है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोलकाता में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये जो पहली बार आता है ना, तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, कहीं ना कहीं इसके बारे में जानना इंपोर्टेंट रहता है। तो सर्बानंद सोनोवाल को आप फोटो में देख सकते हैं और अंतर्देशीय जलमार्ग जो प्राधिकरण की इन्होंने बैठक की है, अध्यक्षता की है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बैठक के दौरान केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों की हरित पारागमन के लिए दिशा निर्देश का अनावरण किया हुआ है। तो कौन है ये? केंद्रीय है बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री हैं। उन्होंने नदी क्रूज पल्टन रोडमैप 2047 का भी अनावरण किया हुआ है। बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की बैठक की मेजबानी की गई है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय ने अंतर्देशीय जल परिवहन की मॉडल हिस्सेदारी को मौजूदा 2% से बढ़ाकर 5% का लक्ष्य रखा है। इन्होंने टारगेट बनाया है कि 2% से बढ़ाकर हम 5% तक करने का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है। किसने? जो यहाँ के मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है। साथ में समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के तहत मंत्रालय का लक्ष्य है कि अंतर्देशीय जल परिवहन कार्गो मात्रा को लगभग 120 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 500 मिलियन टन प्रति वर्ष अधिक करना है। तो याद रखिएगा, 120 मिलियन से 500 मिलियन टन प्रति वर्ष करने की बात की गई है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण परिषद की स्थापना की। तो हाल ही में इसकी विकास की परिषद की स्थापना की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। निर्माण कार्गो परिवहन, यात्री प्रवाह, नदी क्रूज पर्यटन की दक्षता बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय जल परिवहन के पारिस्थितिक तंत्र के सर्वव्यापी विकास के प्रति सरकार के समर्पण को भी दर्शाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ही जान लो, क्योंकि इतना इंपोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जानना इंपोर्टेंट। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स हमारी होने वाली है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि
हिमतेंदुए को, याद रखिएगा, हिमतेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किसने किया है? किर्गिस्तान ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, किर्गिस्तान के द्वारा हिमतेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया गया है। पूरी बात समझते हैं क्या है प्रमुख बिंदु के तहत। उम्मीद है आप लोगों को चैनल पसंद आएगा, सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो पसंद लाइक भी किया होगा, बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा, सोशल साइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, जिससे कि आपको शॉर्ट नोट्स और कोई भी अपडेट्स रहता है तो आप लोगों को पता होता रहेगा। तो किर्गिस्तान ने आधिकारिक तौर पर हिमतेंदुओं मतलब कि स्नो लेपर्ड को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया हुआ है। किर्गिज गणराज्य का कहना है कि हिमतेंदुआ न केवल प्राकृतिक संपदा है और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है, बल्कि पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य का संकेतक भी माना जाता है। किर्गिस्तान सरकार की कैबिनेट एक लोगो विकसित करेगी जिसमें विभिन्न स्तरों पर प्रतीक के उपयोग का पता लगाएगी और वैचारिक सामग्री को परिभाषित करेगी। हिमतेंदुओं को पैंथेरा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना है कि हिमतेंदुओं को पैंथेरा के नाम से भी जाना जाता है। पैंथेरा कह सकते हैं, हिमतेंदुआ कह सकते हैं, स्नो लेपर्ड भी कह सकते हैं। यह महानता, बड़प्पन, साहस, बहादुरी और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? हिमतेंदुआ। याद रखिएगा, महानता, बड़प्पन, साहस, बहादुरी और लचीलेपन, क्योंकि इतना ताकतवर होते हुए भी ये बड़प्पन दिखाता है। महानता का प्रतीक है, बहादुरी है, साहस है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमतेंदुए अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सहित एशिया के 12 देशों में पाया जाता है। याद रखिएगा, जो हिमतेंदुआ पैंथेरा है वो अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एशिया के 12 देशों में पाया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हिमतेंदुआ बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और किर्गिस्तान ने तो अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको पहचान दी है। किर्गिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमतेंदुओं के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। हिमतेंदुए पारिस्थितिक महत्व रखते हैं। वे अपनी उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण शीर्ष शिकारियों और संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। तो याद रखना है इसके बारे में, जितना हो सकता है उतना अपडेट थोड़ा सा नेट से और लीजिएगा, जिसके किस रेड सूची में इसको रखा गया है इस सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने मतलब कि यूएन की रिपोर्ट ने भारत की 2024 की जीडीपी वृद्धि, कौन सी है? जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.2 कर दिया है। तो कितना कर दिया है? 6.2 कर दिया। किसने? यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी को घटाकर। तो इकोनॉमी ग्रोथ आप लोग समझते होंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, इकोनॉमी से। तो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है 2024 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी की वृद्धि के पूर्वानुमान को 6.7 रखा था, लेकिन अब यह 6.2 कर दिया गया संशोधित करके। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 की अनुमानित वृद्धि 2023 के 6.3 अनुमान से थोड़ी कम है। यह गिरावट मजबूत घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को मजबूत वृद्धि के बावजूद। रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशियाई साउथ एशियाई क्षेत्र में जीडीपी 2023 में अनुमानित 5.3 बढ़ी और 2024 में 5.2 बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। तो यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड करके आपको चलना है जो इंपोर्टेंट हो सकता है। भारत में मजबूत विस्तार से प्रेरित जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है। आप रखिएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्रवाह 10% की वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि धीमी वैश्विक मांग, सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों के बीच अनसुलझे व्यापार तनाव, भू राजनीतिक संघर्ष अल्पावधि में व्यापार प्रवाह को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है बहुत अच्छी बढ़ रही है, एफडीआई भी बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणधीर जायसवाल ने 3 जनवरी को विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला। इंपोर्टेंट तो इतना खास नहीं है, फिर भी जो करंट अफेयर्स बनती है कहीं ना कहीं आपके सामने तो लाना पड़ता है। रणधीर जायसवाल ने अरिंदम बागची का स्थान लिया है। किसका? अरिंदम बागची का स्थान लिया। इससे पहले नए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जुलाई 2020 में न्यूयॉर्क में महावाणिज्यिक दूत के रूप में भी कार्य किया था। श्री जायसवाल ने पुर्तगाल, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में भी कार्य किया हुआ है। मार्च 2021 में श्री बागची ने विदेश मंत्रालय प्रवक्ता का भी पदभार संभाला था। इससे पहले अक्टूबर 2023 में अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा बाकी विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं और हैं भी। ठीक है, लास्ट आज की हमारी जो करंट अफेयर्स होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि केवाईसी से रिलेटेड है। तो केवाईसी उद्देश्यों के लिए आरबीआई के द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों की परिभाषा को संशोधित किया गया है। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केवाईसी जो उद्देश्य है वहां को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। इस तरीके से इन्होंने बात कही है, क्या बातें कही है इस समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई के द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों, पॉलिटिशियन, एक्सपोज्ड पर्संस मतलब कि पीईपी की परिभाषा बदल दी गई है। इस कदम से इन लोगों के लिए ऋण प्राप्त करने सहित विभिन्न बैंकिंग लेन देन आसान हो जाएंगे। आरबीआई ने नो योर कस्टमर मतलब कि केवाईसी के नियमों में बदलाव किया है। पहले मानदंड में पीआईपी साधारण थे, परिभाषा पर स्पष्ट की कमी थी। पीआईपी को ऋण प्राप्त करने या बैंक खाते खोलने में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा है, जिसके चलते आरबीआई ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों में बदल दिया है। क्या बदला है? नए केवाईसी मानदंडों में पीईपी को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ में पीईपी में राज्य और सरकारों के प्रमुख वरिष्ठ नेताओं, राजनेताओं, सरकारी न्यायिक सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय बैंक ने 25 फरवरी 2016 को एक परिपत्र के माध्यम से जारी केवाईसी मानदंडों में मास्टर निर्देश के उपखंड को हटा दिया था। आरबीआई ने बैंक और अन्य वित्तीय सेवाओं के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश तुरंत अमल करने का भी निर्देश दे दिया है। इन्होंने कहा है कि तुरंत निर्देश जो है वो अमल में लाए जाए, जो कि महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए आपकी मोस्ट की मैंने बात की है। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।